YouTube पे कार्टून एनिमेशन बनाने के लिए अब अलग अलग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ चुका है ऑल इन वन AI फॉर कार्टून एनिमेशन। यहाँ आपको मिलेगा वायरल स्क्रिप्ट्स का फॉर्मूला, प्रीमियम AI सीन्स, प्रीमियम AI कैरेक्टर्स, हाई लेवल AI एनिमेशन, लाइफ लाइक AI वॉइस ओवर और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री में, कॉपीराइट फ्री। तो दोस्तों, पिछले 1 साल में हमने दुनिया भर के लाखों एनिमेटर्स के साथ काम किया है और 2000 से ज्यादा क्रिएटर्स को उनके कार्टून एनिमेशन चैनल मोनेटाइज करने में मदद भी की है। अगर आप भी एक बड़े YouTube क्रिएटर बनने का सपना रखते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। अपनी एनिमेशन यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ऑटोड्राफ्ट AI की वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए ऑटोड्राफ्ट AI की वेबसाइट पर चलते हैं, जो है autodraft.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपको इसका लैंडिंग पेज दिखाई देगा। अब यहां से आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए 3 तरीके उपलब्ध हैं। एक है अपने गूगल आईडी से, दूसरा है फेसबुक के माध्यम से और तीसरा है अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए। इस केस में क्योंकि मैं पहले से ही गूगल में लॉग इन हूं, इसलिए मैं सीधे गूगल के जरिए लॉग इन करूंगा। अब जब आप डैशबोर्ड में आ चुके हैं तो यहां आपको कई सारे विकल्प दिखाई देंगे, जैसे एनिमेशन स्टूडियो, AI इमेज, AI वॉइस, AI वीडियो और AI स्टोरी राइटर। सबसे पहले हम AI स्टोरी राइटर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप AI स्टोरी राइटर पर क्लिक करते हैं, एक नया पैनल खुल जाता है। इस पैनल के बाईं तरफ आपको एक जगह दिखाई देती है जहां आप अपनी कहानी का प्लॉट लिख सकते हैं। यही वह जगह है जहां हम अपनी कहानी का प्लॉट डालेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपना प्लॉट हिंदी में लिखते हैं तो कहानी हिंदी में ही जनरेट होगी, और अगर आप किसी दूसरी भाषा में लिखते हैं तो कहानी उसी भाषा में तैयार होगी। इसके नीचे आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि हम यहां एक मोरल स्टोरी बना रहे हैं, इसलिए हम मोरल का विकल्प चुनेंगे। अगर आप हॉरर या मैजिक स्टोरी बना रहे हैं तो आप वह विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके बाद आता है ड्यूरेशन का विकल्प। आप यहां कहानी की लंबाई चुन सकते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या उससे ज्यादा। YouTube आमतौर पर 20 मिनट या उससे ज्यादा की कहानियों को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए हम यहां 20 मिनट चुन सकते हैं। अब हम कंपोज स्टोरी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंपोज स्टोरी पर क्लिक करते हैं, AI आपके लिए एक हाई लेवल स्टोरी आउटलाइन तैयार कर देता है, जो हिंदी में होता है। यह आउटलाइन अलग अलग चैप्टर्स में बंटी होती है और हर चैप्टर के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। कहानी की लंबाई के अनुसार ऐसे कई चैप्टर्स अपने आप बन जाते हैं। अब अगर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए एडिट बटन पर क्लिक करके आप किसी भी लाइन को बदल सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप सीधे डन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप जनरेट स्टोरी पर क्लिक करते हैं। कुछ ही समय में पूरी कहानी तैयार हो जाती है, जिसमें नैरेटर के डायलॉग्स और सभी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी शामिल होते हैं। अब इस पूरी कहानी को आप अपने किसी भी पसंदीदा वर्ड प्रोसेसर में कॉपी कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड, गूगल डॉक्स या नोटपैड, और इसके बाद आप अपनी एनिमेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब जब हमारी कहानी तैयार हो चुकी है तो अब हम अपनी एनिमेशन शुरू करते हैं। इसके लिए हम वापस अपने डैशबोर्ड पर आते हैं। यहां हम एनिमेशन स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एनिमेशन स्टूडियो पर क्लिक करते हैं, एक नया पैनल खुलता है जहां आपसे एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है। इस केस में मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम अपनी कहानी के अनुसार रख रहा हूं, आखिरी रोटी। इसके नीचे आपको 2 तरह के कैनवस साइज दिखाई देंगे। एक है 16:9 और दूसरा है 9:16। 16:9 का उपयोग हम हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाने के लिए करते हैं और 9:16 का उपयोग हम वर्टिकल वीडियो यानी शॉर्ट्स या रील्स के लिए करते हैं। हम यहां 16:9 चुनेंगे और फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं, ऑटोड्राफ्ट का मुख्य वर्कस्पेस खुल जाता है। यहां शुरुआत में आपको कई सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, लेकिन अभी हम टेम्पलेट्स का उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसे बंद कर देते हैं। अब आपके सामने कैनवास पेज खुल जाता है। यह वही जगह है जहां हम अपनी पूरी एनिमेशन बनाने वाले हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ऊपर कुछ कंट्रोल्स हैं
साइड में कई आइकन हैं और नीचे एक बड़ा सा टाइमलाइन सेक्शन है। इन्हीं सभी टूल्स और कंट्रोल्स का उपयोग करके हम अपनी पूरी एनिमेशन तैयार करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। एनिमेशन बनाने का सबसे पहला कदम होता है वॉइस ओवर तैयार करना। इसके लिए हम बाईं तरफ दिए गए आइकन पर जाते हैं जहां लिखा होता है AI वॉइस। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमें कई विकल्प दिखाई देते हैं, जैसे AI वॉइस क्लोनिंग, AI साउंड इफेक्ट्स, AI म्यूजिक लाइब्रेरी और टेक्स्ट टू वॉइस। इनमें से हम टेक्स्ट टू वॉइस फीचर का उपयोग करेंगे। अब स्टोरी राइटर से जो भी डायलॉग्स हमने बनाए थे उन्हें हम यहाँ पेस्ट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला डायलॉग हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अब हमें इसके लिए एक सही वॉइस चुननी होगी। इसके लिए हम वॉइस के विकल्प पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें कई तरह के फिल्टर दिखाई देते हैं। हम लैंग्वेज को हिंदी और जेंडर को मेल चुनते हैं। अब हमें अलग अलग आवाजों के सैंपल मिलते हैं। इनमें से मुझे आनंद की आवाज अच्छी लगती है तो मैं उसे चुनता हूं और फिर जनरेट पर क्लिक करता हूं। जैसे ही हम जनरेट करते हैं उस डायलॉग का वॉइस ओवर तैयार हो जाता है। अब इसी तरह हम अपनी कहानी के बाकी सभी डायलॉग्स के लिए भी आवाज जनरेट करेंगे। अब अगले डायलॉग के लिए मैं मनस की आवाज चुनता हूं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है इमोशन टैग। हर डायलॉग के साथ हम उसका भाव भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर डायलॉग है ये आखिरी रोटी है, पता नहीं कल क्या होगा, तो यह एक दुख भरा डायलॉग है, इसीलिए हम यहां सैड इमोशन जोड़ेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो AI उसी भावना के साथ वॉइस ओवर तैयार करता है, यानी डायलॉग सुनने में और भी ज्यादा वास्तविक और प्रभावशाली लगता है। इसी तरह हम पूरी कहानी के सभी डायलॉग्स के लिए सही वॉइस और सही इमोशन जोड़ते हुए वॉइस ओवर तैयार करेंगे। जब सभी डायलॉग्स तैयार हो जाते हैं तब हम एक एक करके उन्हें ऐड बटन की मदद से अपनी टाइमलाइन में जोड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सभी वॉइस ओवर हमारी टाइमलाइन में सही क्रम में जुड़ चुके हैं। इस तरह हमारा एनिमेशन बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पूरा हो जाता है, यानी सभी डायलॉग्स को सही आवाज और सही भावना के साथ टाइमलाइन पर सेट करना। अब जब सभी डायलॉग्स तैयार होकर टाइमलाइन पर आ चुके हैं तो अगला कदम है उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सभी डायलॉग्स को एक ही लेयर में कंबाइन करेंगे। इससे हमें पूरी टाइमलाइन एक सिंगल ऑडियो लेयर के रूप में दिखाई देगी, जिससे काम करना काफी आसान हो जाता है। अब जब हमारी पूरी डायलॉग लेयर तैयार हो जाती है तो अगला स्टेप होता है उसे अलग अलग सीन्स में कन्वर्ट करना। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है, सीन क्या होता है? सीन का मतलब होता है एक ऐसी लोकेशन या जगह जहां कहानी का एक हिस्सा घटित हो रहा होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी एक जगह पर 2 से 3 डायलॉग्स हो रहे हैं तो उन सभी डायलॉग्स को हम एक ही सीन मानेंगे। अब हमें अपनी पूरी डायलॉग टाइमलाइन को ऐसे ही अलग अलग सीन्स में बांटना है। इसके लिए हमें टाइमलाइन में सीन के पास दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको एक विकल्प दिखाई देगा स्प्लिट सीन। अब जहां भी आपने कर्सर रखा है वहां से सीन स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो डायलॉग कर्सर से पहले है वह पहले सीन में रहेगा और जो डायलॉग उसके बाद है वह अगले सीन में चला जाएगा। इसी तरह हम अपनी पूरी टाइमलाइन को धीरे धीरे स्प्लिट करते जाते हैं और हर लोकेशन के हिसाब से सीन्स बनाते जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने डायलॉग्स को 7 अलग अलग सीन्स में बांट दिया है। अब हमारी पूरी कहानी सीन्स में व्यवस्थित हो चुकी है, जिससे आगे एनिमेशन बनाना और भी आसान हो जाएगा।
अब जब हमने सभी सीन्स को सही तरीके से स्प्लिट कर लिया है और हर सीन में उसके डायलॉग्स भी सेट हो चुके हैं, तो अगला कदम है हर सीन के लिए बैकग्राउंड लगाना। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टेम्पलेट्स का। बाईं तरफ आपको एक विकल्प दिखाई देगा, टेम्पलेट्स। जैसे ही आप टेम्पलेट्स खोलते हैं, आपको अलग अलग कैटेगरीज दिखाई देंगी, जैसे विलेज, सिटी, हॉरर, क्राइम, एनिमल्स, बर्ड्स, फेरी टेल्स, विलेज इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंट्रो, ओपनिंग सीन और सीजन। अब हर सीन की जरूरत के अनुसार हम सही टेम्पलेट चुनेंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमें सीन 1 के लिए इंट्रो सीन चाहिए, तो हम इंट्रो कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और जो भी टेम्पलेट हमें सही लगे उसे चुन लेंगे। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, कई बार जो टेम्पलेट हम चुनते हैं उसकी ड्यूरेशन हमारे डायलॉग से छोटी होती है। ऐसे में हमें क्या करना होगा, हमें उस सीन की सभी लेयर्स को एक्सटेंड करना होगा ताकि वह डायलॉग की पूरी लंबाई के बराबर हो जाए। जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा पूरा सीन डायलॉग के साथ परफेक्टली मैच हो जाता है। अब चलते हैं सीन 2 पर। सीन 2 में हमें एक घर का बैकग्राउंड चाहिए, तो हम उसी हिसाब से टेम्पलेट चुनेंगे। अगर उस टेम्पलेट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम उन्हें सिंपली डिलीट कर देंगे। इसी तरह हम सीन 3 के लिए भी एक आउटसाइड बैकग्राउंड चुनेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं उन्हें हटा देंगे। अब सीन 4 के लिए अगर वही बैकग्राउंड दोबारा चाहिए, तो हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर से टेम्पलेट चुनें या फिर सीन 2 से लेयर्स को कॉपी करके यहां पेस्ट कर दें। दोनों तरीके सही हैं, आप जो आसान लगे वह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम सीन 5, सीन 6 और सीन 7 के लिए भी बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कि हर सीन में उसका बैकग्राउंड सही तरीके से लग चुका है और सभी सीन्स अभी खाली हैं। अब कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहां हमें अपने सीन के लिए सही टेम्पलेट नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए सीन 7 में हमें एक मंदिर का सीन चाहिए, लेकिन वह किसी खास स्टाइल में होना चाहिए और टेम्पलेट में वैसा बैकग्राउंड उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में हम इस्तेमाल करते हैं इमेज जेन का। इसके लिए हम बाईं तरफ दिए गए इमेज जेन विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहां हमें एक रेफरेंस इमेज अपलोड करनी होती है। जैसे इस केस में मैं एक मंदिर की इमेज अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आसपास पेड़ हैं, सामने खुली जगह है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। अब हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर इमेज स्टाइलाइजेशन का विकल्प चुनते हैं। जैसे ही हम इसे कंफर्म करते हैं, यह इमेज बाईं तरफ पैनल में दिखाई देने लगती है। अब यहां हम एक महत्वपूर्ण काम करेंगे, हम जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे ताकि एआई इस इमेज को एनालाइज करके समझ सके कि इस सीन में क्या क्या है। जब प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाता है, तब हम अगला कदम उठाते हैं, यानी हम चुनते हैं कि हमें यह बैकग्राउंड किस स्टाइल में चाहिए। इस उदाहरण में हम विलेज स्टाइल चुनते हैं। अब प्रॉम्प्ट भी तैयार है और स्टाइल भी चुन लिया गया है, तो हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। कुछ ही समय में एआई हमारे लिए एक नया बैकग्राउंड बना देता है। अब यह बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, लेकिन हमें इसे और बेहतर बनाना है, क्योंकि हम मंदिर के सीन में थोड़ा जूम इन करना चाहते हैं। इसलिए हमें इस इमेज को अपस्केल करना होगा। इसके लिए हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और एडिट विकल्प पर क्लिक करते हैं। अब हमें कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे एआई एडिट, एआई वीडियो, डे टू नाइट, बीजी रिमूवर और अपस्केल। हम यहां अपस्केल पर क्लिक करते हैं। अब हम इसे 4 गुना अपस्केल करेंगे। जैसे ही हम 4 गुना चुनते हैं, यह इमेज 4 गुना ज्यादा हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम इस बैकग्राउंड पर झूम भी करें, तो यह पिक्सल आर्ट नहीं होगा और साफ दिखाई देगा। अब यह अपस्केल किया हुआ बैकग्राउंड तैयार है। इसे हम अपनी टाइमलाइन में ऐड करेंगे और डायलॉग की लंबाई के अनुसार ट्रिम कर देंगे। इस तरह हमारा सीन 7 का बैकग्राउंड भी पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब जब हमारे सभी बैकग्राउंड्स तैयार हो चुके हैं, चाहे वे टेम्पलेट से बनाए गए हों या इमेज जीन से, तो अगला कदम है इन बैकग्राउंड्स में कैरेक्टर्स को जोड़ना।
इसके लिए हम बाईं तरफ दिए गए कैरेक्टर्स विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको 500 से ज्यादा कैरेक्टर्स की लाइब्रेरी दिखाई देगी। अब आप अपनी कहानी के अनुसार कोई भी कैरेक्टर चुन सकते हैं। हर कैरेक्टर के साथ अलग अलग पोजेस उपलब्ध होते हैं, जैसे फ्रंट पोज, साइड पोज और बैक पोज। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी पोज चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां मैंने एक कैरेक्टर का फ्रंट पोज चुना है और उसे बैकग्राउंड में प्लेस कर दिया है। इसी तरह अगर आपको साइड पोज चाहिए तो आप उसी कैरेक्टर का साइड पोज भी चुन सकते हैं और उसे सीन में जोड़ सकते हैं। अब जैसे हमने पहले सीन्स को डायलॉग के अनुसार एक्सटेंड किया था, वैसे ही कैरेक्टर्स को भी हम उसी टाइमलाइन के अनुसार एडजस्ट करेंगे। यहां मैंने एक फार्मर कैरेक्टर का 3/4 पोज चुना है और उसे बैकग्राउंड में प्लेस किया है। लेफ्ट पैनल से नया कैरेक्टर चुनकर सीधे सीन में प्लेस भी कर सकते हैं। इसी तरह हम धीरे धीरे सभी सीन्स में अपनी कहानी के अनुसार कैरेक्टर्स ऐड करते हैं, कहीं फ्रंट पोज, कहीं बैक पोज और कहीं साइड पोज का उपयोग करते हुए। इस तरह हमारा पूरा सीन कैरेक्टर्स के साथ तैयार हो जाता है और एनिमेशन के लिए रेडी हो जाता है। अब जब हमारे सभी सीन्स तैयार हो चुके हैं और सभी कैरेक्टर्स अपने अपने बैकग्राउंड्स पर सही तरीके से प्लेस हो गए हैं, तो अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एनिमेशन करना। अब हम सीन बाय सीन जाएंगे और हर कैरेक्टर की एनिमेशन को उस सीन के हिसाब से सेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम सीन 2 देखें तो यहां फार्मर अपने घर में बैठा हुआ है, तो हम सबसे पहले उसके कैरेक्टर को सही तरीके से एडजस्ट करेंगे और उसकी लेयर को डायलॉग की लंबाई के अनुसार एक्सटेंड करेंगे ताकि एनिमेशन और डायलॉग परफेक्टली मैच हो जाए। अब चलते हैं सीन 3 पर। यहां कैरेक्टर बेड पर बैठा हुआ है, तो हम सबसे पहले उसकी साइज और पोजीशन को ठीक करेंगे और फिर उसकी एनिमेशन बदलेंगे। यहां हम सिटिंग ऑन बेड फ्रंट एनिमेशन चुनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर आराम से बेड पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शैडो। इसके लिए हम कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल में जाकर शैडो ऑन कर देते हैं। अब कैरेक्टर के नीचे शैडो दिखाई देगा, जिससे सीन और भी रियलिस्टिक लगेगा। अगर हमें कैरेक्टर की एक्सप्रेशन बदलनी हो तो हम वहीं से एक्सप्रेशन भी बदल सकते हैं। अब चलते हैं सीन 4 पर। यहां हम एक नया टेक्निक सीखेंगे, चलना यानी मूवमेंट दिखाना। इसके लिए हम पाथ टूल का इस्तेमाल करते हैं। हम कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और नीचे दिए गए पैनल से पाथ पर क्लिक करते हैं। अब आपको एक ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर दिखाई देगा। अब हम इस ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर को उस दिशा में रखते हैं जहां हमें कैरेक्टर को जाना है, जैसे कि घर की तरफ। अब हम एनिमेशन को वॉक पर सेट करते हैं। अब जब हम प्ले करेंगे तो कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह चलता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं सीन 5 पर। यहां हमें कैरेक्टर को बोलते हुए दिखाना है। इसके लिए हम कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसमें लिप सिंक ऑन करेंगे और एनिमेशन को टॉक पर सेट करेंगे। अब कैरेक्टर बोलते हुए दिखाई देगा। अब चलते हैं सीन 7 पर। यहां कैरेक्टर अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहा है, तो हम उसकी एनिमेशन को सिटिंग में बदल देंगे और उसकी पोजीशन को बैकग्राउंड के अनुसार एडजस्ट कर देंगे। अब यह सीन भी पूरी तरह तैयार हो जाएगा। हर सीन में एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा लेयर्स को डायलॉग की लंबाई के अनुसार एक्सटेंड करना है ताकि एनिमेशन और ऑडियो परफेक्टली सिंक रहें। इसी तरह हम हर सीन में कैरेक्टर की एनिमेशन को डायलॉग और सिचुएशन के अनुसार सेट करते हैं और इस प्रक्रिया से हमारी पूरी एनिमेशन जीवंत और सिनेमैटिक बन जाती है। अब कई बार ऐसे सीन आते हैं
जहां हमें कैरेक्टर्स को कुछ प्रॉप्स देने की जरूरत होती है। जैसे इस केस में हमें कैरेक्टर के हाथ में एक प्लेट जिसमें एक रोटी हो दिखाना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है उस कैरेक्टर को सेलेक्ट करना और फिर दाईं तरफ दिए गए प्रॉप्स विकल्प पर क्लिक करना। लेकिन अगर वह प्रॉप पहले से लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है तो हम उसे एआई से जनरेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम जाते हैं एसेट जनरेटर पर। यहां आपको एक पैनल दिखाई देगा जहां आप या तो एसेट सर्च कर सकते हैं या अगर वह उपलब्ध नहीं है तो उसे खुद जनरेट कर सकते हैं। अब हम यहां एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं 1 रोटी इन अ प्लेट और फिर जनरेट पर क्लिक करते हैं। कुछ ही समय में एआई हमारे लिए एक प्लेट में रखी हुई रोटी जनरेट कर देता है। अब इस प्रॉप को हमें कैरेक्टर के साथ अटैच करना है। इसके लिए हम उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्रॉप्स विकल्प पर जाते हैं। अब हमें चुनना होता है कि यह प्रॉप किस जगह अटैच करना है, जैसे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, हेड या बैक। इस केस में हम इसे राइट हैंड में अटैच कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो एसेट हमने जनरेट किया था वह प्रॉप लाइब्रेरी में दिखाई दे रहा है। हम उसे सिलेक्ट करते हैं और फिर उसकी साइज, पोजीशन और एंगल को एडजस्ट करते हैं। अब जब कैरेक्टर कोई भी एनिमेशन करेगा तो ये प्रॉप भी उसके साथ ऑटोमेटिकली मूव करेगा। अब अगर अगले सीन में भी वही प्रॉप चाहिए तो हम उसी तरीके से उस सीन के कैरेक्टर में भी वही प्रॉप अटैच कर देंगे। अब जब कैरेक्टर एनिमेशन करेगा तो ऐसा लगेगा कि वह दूसरे व्यक्ति को प्लेट में रखी रोटी दिखा रहा है। इसी तरह हम अपनी कहानी के अलग अलग सीन्स में जरूरत के अनुसार अलग अलग प्रॉप्स जोड़ सकते हैं। इससे हमारी एनिमेशन और भी रियलिस्टिक और एंगेजिंग बन जाती है। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं जहां हमें ऑटो ड्राफ्ट की एनिमेशन लाइब्रेरी में हमारी जरूरत के अनुसार एनिमेशन नहीं मिलता। ऐसे मामलों में हम इस्तेमाल करते हैं एक बहुत पावरफुल फीचर वीडियो जैन। वीडियो जैन की मदद से हम कई तरह के एडवांस्ड एनिमेशंस बना सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड को डे से नाइट या नाइट से डे में बदलना, कोई मैजिकल इफेक्ट दिखाना, किसी व्यक्ति को उड़ता हुआ दिखाना या कोई कॉम्प्लेक्स एक्शन जैसे कुएं से पानी निकालना। अब देखते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम अपने पूरे फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम वीडियो जैन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक पैनल खुलता है जहां आपका करंट फ्रेम अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। अब हम इस फ्रेम को कंफर्म करते हैं और डन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं जिससे एआई समझ सके कि इस सीन में क्या हो रहा है। लेकिन अगर हमें पहले से पता है कि हमें क्या करना है तो हम सीधे अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। जैसे इस उदाहरण में हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड नाइट से डे में कन्वर्ट हो जाए, तो हम ये प्रॉम्प्ट सेट करते हैं, फिर रेजोल्यूशन 1080p चुनते हैं और ड्यूरेशन को 5 सेकंड्स रखते हैं। अब हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। कुछ ही समय में एआई एक नया वीडियो जनरेट कर देता है। अब जब हम इस जनरेटेड वीडियो को सेलेक्ट करते हैं तो यह हमारी टाइमलाइन पर ऐड हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड स्मूथली नाइट से डे में बदल रहा है। इसी तरह हम वीडियो जैन का इस्तेमाल दूसरे सीन्स में भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए सीन 8 में हमें दिखाना है कि एक व्यक्ति असल में एक मैजिकल व्यक्ति या देवता है जो किसी की परीक्षा ले रहा था। इसके लिए हम उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और फिर एआई एनिमेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एआई एनिमेट पर क्लिक करते हैं एक नया पैनल खुलता है जिसमें कैरेक्टर ग्रीन स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब यहां हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि यह व्यक्ति एक मैजिकल सेंट या डिवाइन कैरेक्टर में बदल जाए। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं। कुछ ही समय में एआई एक एनिमेशन तैयार कर देता है जिसमें कैरेक्टर के पीछे लाइट इफेक्ट आता है और वह धीरे धीरे एक डिवाइन या मैजिकल रूप में बदल जाता है। इस तरह हम वीडियो जैन और एआई एनिमेट का उपयोग करके ऐसे एनिमेशंस बना सकते हैं जो सामान्य एनिमेशन टूल्स से करना मुश्किल होता है। यही ऑटो ड्राफ्ट की सबसे पावरफुल कैपेबिलिटीज में से एक है, जिससे आप अपनी कहानी को और भी सिनेमैटिक और एंगेजिंग बना सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो बनाने के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, और वह है कैमरा टूल का इस्तेमाल। कैमरा टूल की मदद से हम अपनी वीडियो को एकदम सिनेमैटिक बना सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए
सबसे पहले हम टाइमलाइन के ऊपर दिए गए कैमरा आइकन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको कैमरा ए दिखाई देता है। अगर कैमरा ए की लेंथ आपके सीन से ज्यादा है तो आप उसे छोटा कर सकते हैं ताकि वह सीन के अंदर फिट हो जाए। अब कैमरा ए को आप वहां प्लेस करते हैं जहां से आप अपना शॉट शुरू करना चाहते हैं। कैमरा टूल का मुख्य उपयोग होता है जूम इन, जूम आउट और पैनिंग के लिए। आप इनका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे झूम के साथ पैन या पैन के साथ जूम इन या जूम आउट। अब इस उदाहरण में हम क्या करना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि कैमरा पहले घर के अंदर बैठे व्यक्ति पर फोकस करे और फिर धीरे धीरे पूरा बैकग्राउंड रिवील हो। इसके लिए हम कैमरा ए को कैरेक्टर पर रखते हैं और फिर पाथ का उपयोग करके कैमरा बी को बाहर की तरफ रखते हैं। अब जब हम सीन प्ले करते हैं तो कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और पूरा बैकग्राउंड दिखाई देने लगता है। इसी तरह अगर कोई कैरेक्टर चल रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति घर के अंदर जा रहा है, तो हम कैमरा ए को थोड़ा वाइड रखते हैं और कैमरा बी को उस दिशा में रखते हैं जहां कैरेक्टर जा रहा है। अब जब हम प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कैमरा कैरेक्टर के साथ साथ चल रहा है। अब अगर दो कैरेक्टर्स के बीच बातचीत हो रही है तो हम पहले कैमरा ए को एक कैरेक्टर पे फोकस कर सकते हैं और फिर कैमरा बी को दोनों कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए सेट कर सकते हैं। इससे एक स्मूथ जूम आउट इफेक्ट मिलता है और सीन और भी नेचुरल लगता है। इसी तरह आप हर सीन में कैमरा और कैमरा बी सेट करके कैमरा मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा ए से कैमरा बी तक का ट्रांजिशन ही आपकी वीडियो को सिनेमैटिक फील देता है और यही तरीका है जिससे आप ऑटो ड्राफ्ट में कैमरा टूल का सही उपयोग कर सकते हैं। अब हम एनिमेशन के एक और महत्वपूर्ण हिस्से को सीखेंगे, जो है इफेक्ट्स, फिल्टर्स और ट्रांजिशंस का उपयोग करना। ये सभी ऑप्शंस आपको ऑटो ड्राफ्ट के राइट साइड पैनल में मिलते हैं, जहां से आप अपने सीन में अलग अलग इफेक्ट्स जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए इस पहले सीन में हम एक ग्लो इफेक्ट जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहां हम एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जहां एक इंसान एक मैजिकल व्यक्ति में बदल रहा है। तो हम ग्लो इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही उसे अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि पूरा सीन एक मैजिकल फील देने लगता है। इसी तरह इफेक्ट्स लाइब्रेरी में और भी बहुत सारे इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अपने सीन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्टर्स की। इस पार्टिकुलर सीन में हम एक नाइट फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं। जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वह पूरी लेयर पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन आप उसकी लेयर पोजीशन को आगे या पीछे करके एक बहुत सुंदर लाइटिंग इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे पास के ऑब्जेक्ट्स थोड़े ब्राइट और ग्लोइंग दिख सकते हैं, जबकि दूर के ऑब्जेक्ट्स डार्क रह सकते हैं। इससे सीन में डेप्थ और मूड दोनों एनहांस होते हैं। अब आते हैं ट्रांजिशंस पर। ट्रांजिशंस का उपयोग तब किया जाता है जब आप एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे होते हैं, या एक ही सीन के अंदर दो अलग एक्शंस के बीच स्मूथ बदलाव दिखाना चाहते हैं। ऑटो ड्राफ्ट में आपको सैकड़ों ट्रांजिशंस मिलते हैं, जैसे क्रॉस डिसॉल्व, सेंटर वाइप और कई अन्य स्टाइल। आप ट्रांजिशंस को सीन के बीच में भी ऐड कर सकते हैं और एक ही सीन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी वीडियो और भी स्मूथ, प्रोफेशनल और विजुअली एंगेजिंग बन जाती है। अब जब हमारी पूरी एनिमेशन तैयार हो चुकी है और हमने सारे इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस भी ऐड कर दिए हैं, तो अब समय है कि हम अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ें, क्योंकि बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के वीडियो में कोई फील नहीं आता। ऑटो ड्राफ्ट में पहले से ही एक बहुत बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो इसके लिए आप राइट साइड पैनल में जाइए और वहां म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप वहां जाएंगे, आपको बहुत सारे म्यूजिक ट्रैक्स दिखाई देंगे। आप उन्हें प्ले करके सुन सकते हैं
और जो भी म्यूजिक आपको अपने सीन के लिए सही लगे, आप सिंपली ऐड टू सीन पर क्लिक करके उसे जोड़ सकते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जब आप म्यूजिक ऐड करते हैं तो पूरा ऑडियो फाइल सीन में आ जाता है, लेकिन हमें अक्सर उसका सिर्फ एक हिस्सा ही चाहिए होता है। तो इसके लिए हम स्लाइसिंग करते हैं। आप अपने सीन के एंड पर जाइए और उस ऑडियो लेयर को सिलेक्ट करें, फिर ऊपर दिए गए स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप स्प्लिट करेंगे, ऑडियो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब जो दूसरा हिस्सा है वह अगले सीन के लिए यूजफुल होता है, तो आप उस दूसरे हिस्से को सिलेक्ट करें, ऊपर से कॉपी करें और फिर उसे अगले सीन की शुरुआत में पेस्ट कर दें। अब वापस पहले सीन में जाइए और जो एक्स्ट्रा हिस्सा बचा है उसे डिलीट कर दें। इस तरह आप हर सीन के हिसाब से ऑडियो को कट करके अगले सीन में कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसा करने से आपका बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी वीडियो में स्मूथली फ्लो करेगा, बिना किसी ब्रेक के, और इस तरह आपकी पूरी वीडियो एक सीमलेस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। अब जब हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो चुका है, तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जोड़ेंगे, जो है साउंड इफेक्ट्स, क्योंकि साउंड इफेक्ट्स वीडियो को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, इस पहले इंट्रो सीन में हम बर्ड्स को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो हमें वहां बर्ड चर्पिंग साउंड ऐड करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे AI वॉइस ऑप्शन पर जाएंगे और उसके अंदर AI साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहां आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जैसे बर्ड चर्पिंग, और ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं 5 सेकंड से लेकर 22 सेकंड तक। इस केस में मैं 10 सेकंड सेलेक्ट कर रहा हूं और फिर जनरेट पर क्लिक करता हूं। अब AI हमारे लिए बर्ड चर्पिंग साउंड जनरेट कर देगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पूरा 10 सेकंड का ऑडियो नहीं चाहिए। हमारा सीन सिर्फ 5 से 6 सेकंड का है, तो हम बाकी का हिस्सा ट्रिम करके हटा देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब हम यह साउंड प्ले करते हैं तो कई बार साउंड इफेक्ट बहुत लाउड हो जाता है और वॉइस ओवर दब जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हम उस साउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में ऑडियो ऑप्शन पर जाएंगे। यहां से हम उसका वॉल्यूम कम करेंगे ताकि वॉइस ओवर क्लियरली सुनाई दे और साउंड इफेक्ट सिर्फ सपोर्ट करे। अब फिर से प्ले करके चेक करें कि बैलेंस सही है या नहीं। इस तरह हम हर सीन के हिसाब से डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और पूरी वीडियो को और ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। अब जब हमारी पूरी वीडियो तैयार हो चुकी है और YouTube पर अपलोड करने के लिए रेडी है, तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक आकर्षक थंबनेल बनाना, क्योंकि थंबनेल ही वह चीज है जो लोगों को वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए हमें एक हाई CTR थंबनेल बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी वीडियो से कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेम सिलेक्ट करेंगे जो कहानी को अच्छे से रिप्रेजेंट करता हो। जैसे इस केस में एक व्यक्ति पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और दूसरा व्यक्ति मैजिकल रूप में बदल रहा है। यह सीन क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, तो हम इसी फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। अब ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, AI थंबनेल। उस पर क्लिक करें और सिलेक्टेड फ्रेम को कैप्चर कर लें। अब यह फ्रेम AI थंबनेल मेकर में आ जाएगा। यहां आप जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे AI इमेज को एनालाइज करके बताएगा कि सीन में क्या हो रहा है। इसके बाद हम अपना थंबनेल टाइटल डालेंगे। उदाहरण के लिए द लास्ट रोटी, या आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब नीचे आपको स्टाइल्स मिलेंगे। इस केस में हम मॉरल स्टाइल सेलेक्ट करेंगे ताकि थंबनेल हमारी कहानी के टोन से मैच करे। अब जैसे ही आप जनरेट करेंगे, AI आपके लिए एक सुंदर थंबनेल बना देगा जिसमें टाइटल भी प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड होगा। अब इस थंबनेल को डाउनलोड करें और YouTube पर अपलोड करें। इस तरह आप एक हाई CTR थंबनेल बना सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी वीडियो देखने के लिए अट्रैक्ट करेगा। अब जब हमारी पूरी वीडियो तैयार हो चुकी है और थंबनेल भी बन चुका है, तो अब समय है वीडियो को डाउनलोड करने का और उसे YouTube पर अपलोड करने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर राइट साइड में जो ब्लू कलर का डाउनलोड बटन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे,
एक पैनल खुलेगा जिसमें कई ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है लोकल एक्सपोर्ट। इसमें आपका वीडियो आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रिसोर्सेज से रेंडर होगा। दूसरा ऑप्शन है क्लाउड एक्सपोर्ट। इसमें रेंडिंग सर्वर पर होती है, जिससे प्रोसेस फास्ट हो सकता है। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है वीडियो क्वालिटी सिलेक्ट करना। YouTube हाईली रिकमेंड करता है कि आप वीडियो 4 के रेजोल्यूशन में अपलोड करें, तो आप 4 के सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जरूरत हो तो आप फुल HD 1080p या HD 720p भी चुन सकते हैं। इसके अलावा आप यहां अपने वीडियो पर लोगो भी ऐड कर सकते हैं। आपको किसी एक्सटर्नल वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप अपना ब्रांड लोगो अपलोड करके वीडियो में प्लेस कर सकते हैं। अगर आप लोगो नहीं लगाना चाहते तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सारी सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करें। कुछ ही समय में आपकी पूरी वीडियो रेंडर होकर तैयार हो जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आप उसे सीधे YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आखिरी रोटी हो तो क्या आप उसे किसी और को दे पाओगे? रामू नाम का एक गरीब आदमी था जिसके पास सिर्फ एक रोटी बची थी। ये आखिरी रोटी है, पता नहीं कल क्या होगा। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? आप खा लीजिए, मुझे आदत है भूखा रहने की। अगले दिन रामू की किस्मत बदल गई। उसे काम मिला और पहली बार पेट भर खाना मिला। कुछ दिनों बाद उसे सच पता चला, वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था।